Hello students, welcome you to our YouTube channel Mother Sakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. On previous video, we have to already discuss about the definitions of dictatorship and democracy. Okay, but in this chapter we have to learn about the features of democracy. Okay, आपको लेसन फर्स्ट यानी कि जो लेसन नंबर फर्स्ट है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको नहीं पढ़ना है, जबकि आपको चैप्टर नंबर सेकेंड को पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में भी चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो डेफिनेशंस को हमने पढ़ा है उस डेफिनेशन को टच किया गया है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, यानी कि हमने डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र की विशेषता। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र की विशेषता। तो आइए हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अगर कोई देश लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया जाता है, अगर किसी देश को लोकतांत्रिक देश मान लिया जाता है, तो उस लोकतांत्रिक देश की कौन कौन सी विशेषता होती हैं, यानी कि डेमोक्रेसी की कौन कौन सी फीचर्स होती हैं, उन फीचर्स को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स मीन्स देश में अगर कोई भी फैसला लेना होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो वो डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, इलेक्टेड लीडर्स मीन्स जिस लीडर्स को हम चुनते हैं, हम लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो लीडर करते हैं और जिस लीडर को हम लोग इलेक्ट करते हैं और उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, उन्हीं लोगों के पास ये राइट होता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या करें, डिसीजन को लें। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। थर्ड नंबर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट और एक ही मूल्य। ओके, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एंड लास्ट क्या है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ठीक है, मीन्स कानून का शासन और अधिकारों का आदर। कानून का शासन और अधिकारों का आदर। ठीक है, तो ये वीडियो हम इसी चार जो हमारा 4 डेमोक्रेटिक फीचर्स है इसी पे ये बेस्ड है। हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे फीचर्स हैं उन फीचर्स को किसी न किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारा जो पहला है वो है डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। हम लोग पहले इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। ओके, फर्स्ट हमारा फीचर है डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल मीन्स अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे हम अपने इंडिया को लेते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप में इसके उल्टा होता है, मीन्स डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि वहां पे क्या होता है कि राजा जो होता है वही शासक बन जाता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में उस कंट्री के सिटीजन्स को ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करे, इलेक्शन करे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स मीन्स जिन नेताओं को हम लोगों ने चुना है, जिन नेताओं को हम लोगों ने चुना है वो नेता क्या करेंगे, हमारी वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स हमारी जो काम है, मीन्स हमारे जो भी वर्क्स हैं, जिन वर्क्स की डिमांड हम लोग करते हैं वो वर्क्स करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे लीडर्स की। मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लीडर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंट्री के लीडर्स के प्रति व्यक्त होती है। ठीक है, मीन्स वो लीडर्स क्या होते हैं,
कि अपने देश के सभी नागरिकों के प्रति वे क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये जो इसको तो हम लोगों ने समझ लिया है कि जो भी लीडर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हमारे सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। हमारे जो भी वर्क्स, हमारे लाइक जो भी वर्क होता है वो वर्क वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और हमारे प्रति वो जिम्मेवार होते हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है कि हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ओके, हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक क्या है, नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री है, और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मीन्स आज वर्ल्ड के लगभग सभी देशों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया है, तो पाकिस्तान भी उनमें से क्या है, एक है। पाकिस्तान ने भी अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट किया है, बट कुछ दिन पहले तक मीन्स 1998 और 2000 ईस्वी के बीच क्या हुआ था, 1998 और 2000 है ना, 1998 और 2000 ईस्वी के बीच क्या हुआ कि वहां का राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ, कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ मीन्स ये क्या था, ये आर्मी का कमांडर था, ये आर्मी का क्या था, कमांडर था, और ये क्या हो गया कि राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्या हुआ कि पाकिस्तान का ये राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति कैसे बना, ये इसने मिलिट्री कूप किया। ठीक है, सेना के माध्यम से, सेना के वोटों से क्या किया, इसने चुनाव को जीता। आज भी पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में भले ही कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जो भी राइट्स होता है वो किसके पास होता है, सेना प्रमुख के पास होता है। मीन्स आर्मी का जो जनरल चीफ होता है उसी के पास सारे पावर्स आज भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब जनरल परवेज मुशर्रफ 1998 में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, ठीक है, तो इस ये क्या चाहता था कि जो भी राइट्स हैं, जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो राष्ट्रपति के पास हो। जैसे हमारे देश में क्या है कि जो डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है वहां पे क्या है, सबको राइट्स दिया गया है, सबको अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, ये चाहते थे कि जो भी राइट्स है, यानी कि पाकिस्तान में जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो सभी किसके हाथों में चली जाए, पाकिस्तान के जनरल के पास, यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास चली जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 2002 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नियम बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक नियम बनाया, ठीक है, और उस नियम के आधार पे, है ना, मीन्स इनने क्या किया, पहले जनमत संग्रह इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मीन्स क्या होता है कि जनता का वोट अपनी ओर आकर्षित कर लेना। जनमत संग्रह मीन्स जनता जिसको चाहे, है ना, तो डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या होता है, जनता वोट देती है, लेकिन जनमत संग्रह में क्या होता है, कभी कभी जनता के ऊपर प्रेशर भी दिया जाता है और उनके वोट को खरीदने की कोशिश भी की जाती है। ठीक है, तो जनमत संग्रह के बाद जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने क्या किया, सभी राइट्स को अपने हाथों में लेने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने सभी राइट्स को लिया, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने रिफॉर्म करना चाहा। इन्होंने पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन्होंने रिफॉर्म करना चाहा, और इसके लिए इन्होंने 2002 में क्या किया कि एक नियम बनाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो भी राइट्स हैं वो सभी राइट्स अब किसके पास हो जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास हो जाएंगे। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास हो जाएंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट एग्जीक्यूटिव असेंबली मीन्स
प्रेसिडेंट जब चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सिक्यूटिव असेंबली या फिर राज्यों के जो प्रोविंशियल परिषद है ना, जो प्रोविंशियल स्टेट्स के जो प्रोविंशियल परिषद है ना, उनको भी क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। मीन्स प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तब वो क्या कर सकते हैं कि अपने कंट्री के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो एक्सिक्यूटिव असेंबली है और जो स्टेट के जो प्रोविंशियल परिषद हैं, उन प्रोविजंस को भी क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसे सभी राइट्स प्रेसिडेंट अपने पास रखना चाहते थे। बट आप लोग ये बताइए, जब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लीडर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने देश के नागरिकों के हित में कोई डिसीजन लें, है ना। लेकिन मान लेते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या पाकिस्तान में जितने भी एक्सिक्यूटिव लीडर्स हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव लीडर्स हैं, क्या वो अपने सिटीजन्स के लिए डिसीजन ले पाते हैं? नहीं। वहां पे डिसीजन लेने का राइट किसको है? प्रेसिडेंट को है। मीन्स वहां पे सेना प्रमुख के पास सभी प्रकार के अधिकार है। सेना प्रमुख ही कोई भी फैसला लेती है। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या ये फीचर हो सकती है? नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री की ये फीचर बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर कहता क्या है कि कोई भी डिसीजन किसके द्वारा लिया जाना चाहिए? इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा या इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही कोई भी डिसीजन लिया जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो हमारा पहला है, मीन्स पहला जो हमारा फीचर, पहला फीचर क्या कहना चाहता है? पहला फीचर यही कहना चाहता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अगर कोई भी डिसीजन हो तो उस डिसीजन को लेने का अधिकार, उस फैसला को लेने का अधिकार किसका होता है? हमारे द्वारा जो इलेक्टेड पर्सन जो चुने जाते हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स चुने जाते हैं, उन्हीं के पास ये राइट होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड हमारा फीचर है सेकेंड हमारा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब इसका मतलब क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? मीन्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर कैसे हो सकता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स यहाँ पे स्वतंत्र, यानी कि जो भी सिटीजन्स होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। वो अपने हिसाब से जिनको वो चाहे, जिनको वो लाइक करे, उनको वो वोटिंग कर सकते हैं। और निष्पक्ष चुनाव मीन्स कोई भी लीडर उस जनता पे प्रेशर नहीं बना सकता है, कोई भी लीडर उस जनता पे प्रेशर नहीं बना सकता है कि आप हमें ही वोट दीजिए। तो इस लाइन के कहने का मतलब यही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई किसी पे प्रेशर नहीं देता है, और देश के जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो जिसे चाहे उसको अपना लीडर्स इलेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री की ये खासियत होती है। लेकिन इस बात को कुछ ऐसे कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है बट वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एडॉप्ट नहीं किया जाता है, या जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नहीं मानते हैं। इनमें से कुछ देश हैं जैसे चाइना और मैक्सिको। चाइना और मैक्सिको, तो इन दो देशों के एग्जाम्पल के द्वारा हम इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला हम स्टोरी लेते हैं किसकी? चाइना की स्टोरी, ठीक है। चाइना में जो इलेक्शन होता है वो एवरी 5 ईयर्स होता है। कब होता है? एवरी 5 ईयर्स। ओके, चाइना में जो इलेक्शन होता है वो एवरी 5 ईयर्स होता है। इसके बाद चाइना में जो संसद है, ठीक है ना, उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लेकिन इस नेशनल कांग्रेस
सॉरी नेशनल पीपल कांग्रेस का नाम क्या है, इसको लोग कहते हैं क्या है, कुवांगो, क्या कहते हैं इसको, कुवांगो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कुवांगो रेमिन रेमिनिन दियाबो दियाबायो दियाबायो, उसके बाद दाबो। ओके, यानी कि चाइना में एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्थित है, जिसके लिए हर एक 5 वर्ष पे, एवरी 5 इयर्स पे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, एवरी 5 इयर्स पे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। लेकिन वहाँ की जो नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस है उसका नाम है कुआंगो रेमिन दाबियायो दाबुई, ठीक है, कुआंगो रेमिन दाबियायो दाबुई। ओके, ये क्या है, इसकी संसद का नाम है। तो हम ये जानते हैं कि जो चाइना है, चाइना में क्या है, ओनली वन पार्टी है, ओनली वन पार्टी। चाइना क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। वहां पे किस पार्टी का शासन होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है, ये क्या करती है, यही क्या करती है कि चाइना के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, मींस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, कौन, ठीक है। चाइना में प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। मींस चाइना में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उस प्रेसिडेंट के चुनाव में नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये क्या करती है, प्रेसिडेंट को चुनती है, जिसके लिए 3000 पीपल्स को इलेक्ट किया जाता है। 3000 चाइनीज पीपल्स को लिया जाता है जो कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। और ये जो पार्टिसिपेशन जो होती है कि या जितने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है कि ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए जो ये पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ऑर्डर लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को चाइना में अगर चुनाव में खड़ा होना हो, तो वो क्या करेगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ये ऑर्डर लेगा कि हम चुनाव में खड़े हो या नहीं। अगर चुनाव में वो बाय चांस रिप्रेजेंट होता भी है, पार्टिसिपेटेड होता भी है, फिर भी वहां पे सरकार किसकी बनती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। यानी कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो इलेक्शन में, कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे, सरकार किसकी बनेगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। क्यों, क्योंकि चाइना में ओनली वन पार्टी है, इसलिए चाइना के डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। जबकि हमारे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जबकि चाइना में ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी है, कौन, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी पर्सन इलेक्ट हो, कोई भी पर्सन चुना जाए, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनेगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो क्या आप ये बताइए कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या होगा कि सभी को पार्टिसिपेशन का राइट होना चाहिए, है ना। जब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबको जब इक्वल राइट दिया गया है, तो पार्टिसिपेशन का भी इक्वल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में अदर लोगों को पार्टिसिपेशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि चाइना में ओनली वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाइना में डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो फीचर है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं मैक्सिको का। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मैक्सिको का। ओके, मैक्सिको में देखिए क्या होता है, मैक्सिको भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिको भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मैक्सिको में भी क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, पूरी तरीके से ये खत्म है। मींस वहां भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया जाता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिको में भी क्या है कि देखिए
जैसे ही मैक्सिको आजाद हुआ, है ना, मैक्सिको जैसे ही आजाद हुआ, तो मैक्सिको आजाद होने के बाद कभी भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं हुआ है, कभी भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप रूलिंग्स फॉलो नहीं की गई है। बट 2000 एडी में, मीन्स कब, 2000 एडी में, 2000 एडी में यहाँ पे क्या हुआ कि जब किसी भी जब मैक्सिको में कभी भी डिक्टेटरशिप को लागू नहीं किया गया है, मीन्स वहां पे हमेशा क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है PRI, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, वहां पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कहां पे, मैक्सिको में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी केवल यही एक पार्टी है जिस पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जनता को ये प्रेशर देते हैं, सिटीजन्स को या नागरिकों पे ये दबाव बनाते हैं कि आप हमें वोट करें, जबरदस्ती करते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री की ये फीचर नहीं है, फिर भी ये पार्टी क्या करती है, यानी कि जो PRI है, ये क्या करती है, लोगों को प्रेशर करती है कि आप हमें क्या कीजिए, वोटिंग कीजिए। इसके लिए ये क्या करती है कि जो इनके यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब करने वाले होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे इलेक्शन का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप किसको वोटिंग कीजिए, PRI को। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बट वो पॉलिटिकल पार्टियां केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही कर पाती हैं, जीत नहीं पाती हैं। अगर जीतने के कुछ चांसेस बनते भी हैं तो ये क्या करते हैं, जबरदस्ती उनको हरा देते हैं चुनाव में। मीन्स यहाँ पे मैक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का पूरी तरीके से बोलबाला फैला हुआ है। ये क्या करते हैं कि पूरी तरीके से वहां की जनता को या वहां के इलेक्शंस को अपने अंडर में कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, अब टीचर्स पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप इनको वोटिंग कीजिए। यहाँ तक कि वहाँ के जो टेलीविजन और जो रेडियो चैनल है ना, टेलीविजन और जो वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो चैनल है, उसको भी इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है, उसको भी इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया है। मिस सरकार, मिस ये सरकार, मिस इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जैसा चाहेगी वैसा ही एडवर्टाइजमेंट वहाँ के टेलीविजन और रेडियो को भी दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे मीडिया को इंडिपेंडेंट रखा गया है, बट मीडिया चाहकर भी इनके खिलाफ कोई भी गलत आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इन दो एग्जांपल्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि चाइना में और मैक्सिको में डेमोक्रेटिक सिस्टम तो अडॉप्ट किया गया है, बट वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अभाव है। जबकि डेमोक्रेसी सिस्टम कहता क्या है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उस कंट्री में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मींस सिटीजन्स को ये राइट होना चाहिए कि वो क्या करे, अपने जो लाइक है ना, जो पर्सन को वो लाइक करे उनको वोट दें, और निष्पक्ष मीन्स बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव के वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। बट चाइना और मैक्सिको में क्या है, इसकी पूरी तरीके से अभाव पाई जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चाइना और मैक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, बट वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन्हीं दो चीजों पे चर्चा किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, एंड जो लास्ट हमारा था मीन्स रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इन दो फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, दैट्स ऑल एंड थैंक यू। लेकिन एक बात और, आपको लेसन नंबर 2 पढ़ना है, ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लेसन नंबर 1 नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लेसन 1 का फेयर नहीं बनाएंगे, ना ही लेसन 1 का आप कोई नोट्स लिखेंगे। आपको लेसन 2 पढ़ना है, और उस लेसन 2 में भी आपको क्या पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है डिक्टेटरशिप की और डेमोक्रेसी की, उसके बाद फीचर पढ़ना है। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं
उसी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर में बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।